डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। भारत जर्मनी के बीच हुए 4 ऐतिहासिक समझौते। डिफेंस और सेमीकंडक्टर पर बनी बात। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत जर्मनी एकमत। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर देखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन। 3 जिलों में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश। राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने की फायरिंग। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। नए साल में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा तोहफा। सीएम साय ने महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का किया ऐलान। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह मिलेगा 58% महंगाई भत्ता। फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर। महाराष्ट्र के डोंबिवली में शिवसेना भाजपा के बीच जोरदार हंगामा। शिवसेना उम्मीदवार नितिन पाटिल ने रुपए बांटते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को रंगे हाथ पकड़ने का किया दावा। पुलिस और चुनाव आयोग की टीम मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोहरे का कहर। घने धुंध के कारण नेशनल हाईवे 57 पर 3 एम्बुलेंस समेत आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ी। एम्बुलेंस चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में डेलीगेशन स्तर की बातचीत की, जिसमें भारत जर्मनी के सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी साझेदारी हुई। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और शिक्षा समेत 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। पीएम मोदी ने इसे आपसी भरोसे का प्रतीक बताया और रक्षा व्यापार का रोड मैप तैयार करने की बात कही। यह बैठक दोनों देशों के बीच 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हुई। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत और जर्मनी के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। हमारा व्यापार सर्वोच्च स्तर पर है। हम मिलकर कई नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी तरह मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा दी है। भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्ष धर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत हैं कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुजरात में हम कहते हैं, आवकारो मीठो आपजे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं
परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। जम्मू संभाग के सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में रविवार की शाम को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा एलओसी के पास कई अग्रिम इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोनों की घुसपैठ देखी गई। राजौरी में नौशेरा में ड्रोन को गिराने के लिए फायरिंग की तो पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को निशाना बनाते हुए गोलीबारी कर दी। अधिकारियों ने ड्रोन की घुसपैठ की बात कही है, किंतु पाकिस्तानी गोलीबारी के बारे में कोई सैन्य या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि ये सभी ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए और कुछ मिनट भारतीय सीमा के भीतर मंडराने के बाद पाकिस्तान लौट गए। सूत्रों ने बताया कि राजौरी में एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर में एलओसी से सटे बाबा खोड़ी और गन्या गांव के पास शाम ड्रोन की घुसपैठ हुई। इसे मार गिराने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने दोनों गांव की तरफ से फायरिंग की। इसके बावजूद ड्रोन भारतीय क्षेत्र में मंडराता रहा तो सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम को सक्रिय कर इससे गोलियां दागी। अगली खबर को रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के 8वें प्रदेश अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के लाखों शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया है। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान केंद्र से आए कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र के समान डीए देने का निर्णय लिया गया है, जबकि अन्य लंबित मांगों पर समिति बनाकर चर्चा की जाएगी। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने बोकारो के छात्रों को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन तरीके से शिबू सोरेन की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में मास्टर सोबरेन मांझी जिला पुस्तकालय एवं मानव शास्त्र के अध्ययन पर केंद्रित 24 घंटे चलने वाली गुरुजी रात्रि पाठशाला का उद्घाटन किया है। वहीं विद्यालय में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राएं, आम लोगों के साथ जिले के डीसी और एसपी भी मौजूद रहे। विद्यालय के छात्रों ने रात्रि पाठशाला और पुस्तकालय के उद्घाटन होने पर खुशी जताई और कहा कि यह हमारे विद्यालय और छात्रों के लिए एक अच्छा काम है, राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया है, जिसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। आज के दिन के मौके पर इसका उद्घाटन किया गया है, जिसका लाभ छात्रों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि माता पिता के सपनों को छात्र राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास से सफल करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां डोंबिवली में महानगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना और भाजपा के बीच जोरदार झड़प देखने को मिला। शिवसेना के उम्मीदवार नितिन पाटिल ने आरोप लगाया है कि भाजपा की ओर से मतदाताओं को पैसे बांटे जा रहे थे और इसी दौरान उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। नितिन पाटिल का दावा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा था। इस गंभीर मामले की जानकारी तुरंत पुलिस प्रशासन और चुनाव अधिकारियों को दी गई है। हालांकि शिवसेना उम्मीदवार का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद चुनाव अधिकारी और पुलिस प्रशासन करीब 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और शिवसेना व भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मौके पर मौजूद नागरिकों की भी भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। फिलहाल पुलिस और चुनाव आयोग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि पैसे किसके थे, किस उद्देश्य से बांटे जा रहे थे और इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन जिम्मेदार है।
इस घटना से डोंबिवली की चुनावी राजनीति और अधिक गर्मा गई है। हरदोई में भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन 2025 की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह योजना मनरेगा को और प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जिसके तहत ग्रामीणों को ग्राम सभा द्वारा तय कार्यों पर 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी और समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। देरी होने पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी। खेती किसानी को सुरक्षित रखने के लिए बुवाई व कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जाने का प्रावधान है, जिससे किसानों को पर्याप्त मजदूर मिले और पलायन रुके। रोज योजना में जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस रहेगा। आधार सत्यापन व बायोमेट्रिक प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी। मनरेगा बनाम बीबीजी रामजी पर मंत्री ने कहा कि पूर्व में मनरेगा में भ्रष्टाचार, कमजोर शिकायत निवारण और सोशल ऑडिट की कमियां भी थी। नई व्यवस्था इन खामियों को दूर करती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा पर अब तक 11.74 लाख रुपए खर्च हुए, जिनमें 8.53 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार के 11 वर्षों में खर्च हुए। और अगली खबर को रुख करेंगे, जहां एडीजी जोन प्रयागराज ज्योति नारायण मंगलवार को अपने पहले आधिकारिक दौरे पर चित्रकूट पहुंचे। पुलिस लाइन चित्रकूट में आगमन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। एडीजी जोन प्रयागराज ने आगामी कुंभ मेला को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पार्किंग व्यवस्था, रूट डाइवर्जन, ट्रैफिक मैनेजमेंट एवं भीड़ नियंत्रण से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। एडीजी ज्योति नारायण ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पूर्व से ही ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त संकेतक, सुचारू यातायात संचालन तथा वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बस्ती जिला प्रभारी मंत्री आशीष पटेल पहुंचे बस्ती। सर्किट हाउस कार्यकर्ताओं ने ठंड के मौसम में भी कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का काफी गर्मजोशी से किया स्वागत। इसमें एनडीए से संबंधित तमाम पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि सरकार की जन योजनाओं का विरोध करना विपक्ष की पुरानी आदत बन चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनके आदर्शों पर चलते हुए सरकार मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जी रामजी मॉडल के माध्यम से मनरेगा में पारदर्शिता आएगी और गरीब मजदूरों को अधिक दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री एवं मथुरा जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने कैबिनेट से जी रामजी योजना विधेयक पारित करा दिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को 125 दिनों के गारंटी शुदा रोजगार का अधिकार मिलेगा और मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। मथुरा में आयोजित विकसित भारत जी रामजी जन जागरण अभियान के तहत प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का सपना गांव के समग्र विकास से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल मजदूर किसान की बात करने वाली नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, पसीने और आत्मसम्मान को नीति का केंद्र बनाने वाली सरकार है। संदीप सिंह ने बताया कि अब तक मनरेगा में रोजगार की सीमा 100 दिन थी, जिसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। साथ ही मजदूरी भुगतान में होने वाली देरी को समाप्त करते हुए अब 15 दिन के इंतजार के बजाय हर सप्ताह भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। ये राशि पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे मजदूर के खाते में पहुंचेगी।
बीते 2 जनवरी से रांची के धुरवा से लापता अंश और अंशिका की तलाश कर रही रांची पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ऐसे में आखिर दोनों भाई बहन कहां और किस हाल में हैं, ये सवाल तो अब हर किसी के जहन में उठ रहा है। वहीं अब जांच का दायरा और व्यापक करते हुए बच्चों को बरामदगी के लिए झारखंड की सीआईडी भी सक्रिय हो गई है और पूरे देश में सर्च अभियान शुरू किया गया है। इस बीच एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक ने सभी राज्यों के डीजीपी को पत्र लिखकर अपने अपने क्षेत्र के सभी थानों को अलर्ट करने का निर्देश दिया है। उधर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बच्चों के संबंध में पुख्ता सूचना देने वाले व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उधर रांची के तीनों एसपी द्वारा हर संभावित सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। बोकारो के सबसे पॉश इलाका सेक्टर 4 थाना अंतर्गत सिटी सेंटर में तनिष्क शोरूम को लूटने आए अपराधियों के मंसूबे को शोरूम संचालक के सूझबूझ ने पानी फेर दिया। फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में तनिष्क शोरूम में लगभग 7 की संख्या में अपराधी आते हैं, जिनमें से 2 खाकी वर्दी वाला अपराधी शोरूम संचालक से शोरूम की सुरक्षा को लेकर पूछताछ करता है और खुद को जांच का अधिकारी बताता है, लेकिन शोरूम संचालक को उनकी बातों पर शक होता है कि तभी शोरूम की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड को नकाब पहने हुए 2 अपराधी उनके हाथ से बंदूक छीन लेता है और सभी अपराधी लूट की मंशा से हथियार निकाल लेते हैं कि तभी शोरूम में लगा अलार्म जोर जोर से बजने लगता है, जिससे अपराधी पकड़े जाने के भय से भाग जाते हैं। शोरूम संचालक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर गहन जांच कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला, जिसमें अपराधियों की तस्वीर कैद हुई और कई सारे सबूत इकट्ठा करने में लगी है। पुलिस अभी पहचान को लेकर विशेष कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार में भीषण ठंड के साथ गिर रहे घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुजफ्फरपुर दरभंगा नेशनल हाईवे पर सोमवार की सुबह घने धुंध के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बेनीबाद थाना क्षेत्र के केवटसा मोड़ के समीप विजिबिलिटी कम होने की वजह से 3 एम्बुलेंस सहित लगभग आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। इस जबरदस्त भिड़ंत में असम नंबर की एक एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए हैं और उसमें सवार चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हुई असम नंबर की एम्बुलेंस में एक मरीज वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन के सहारे था। टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया, जिससे चालक और मरीज की परिजन अंदर ही फंस गए। चीख पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए लाठी डंडे और लोहे की रॉड की मदद से एम्बुलेंस के गेट और शीशे तोड़े। काफी मशक्कत के बाद फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला जा सका। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीनों व्यक्तियों को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण आगे चल रहे वाहन की अचानक ब्रेक लेने या धीमे होने से पीछे आ रही गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। घटना की सूचना मिलते ही बेनीबाद थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। बीच सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के कारण नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करवाया ताकि यातायात बहाल हो सके। बेनीबाद थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और घायलों के परिजनों को सूचित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगली खबर को रुख करेंगे, जहां चिल्ले कला में शीतलहर के बीच घाटी में रात का पारा गिरने का सिलसिला जारी है। कश्मीर के सभी हिस्सों में रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे रहने से खुले में अधिकांश जलाशय जम गए हैं। राजधानी श्रीनगर में सामान्य तापमान से 4.1 डिग्री गिरकर -6.0 डिग्री और जम्मू में 5.6 डिग्री सेल्सियस पारे के साथ सीजन की सर्द रात बीती। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम और गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां दिन का पारा भी 4 से 8 डिग्री के बीच है। जम्मू समेत अन्य मैदानी इलाकों में रात और सुबह कोहरे से जनजीवन प्रभावित है, जहां भी पारे में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 16 और 17 जनवरी को
कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू समेत अन्य मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन तक कोहरा छाया रहेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन में धूप खिल रही है, लेकिन रात में कंपकपी बढ़ी हुई है। उत्तरी भारत पर ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 12 जनवरी को भी उत्तर भारत के बड़े हिस्से भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहे, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। आईएमडी के मुताबिक कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि घना से बेहद घना कोहरा दृश्यता को बेहद कम कर देगा। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमेनेई के खिलाफ सड़कों पर उबाल जारी है। दिसंबर 2028 को शुरू हुआ जन आंदोलन अब देश के शहर शहर फैल चुका है। इस दौरान हिंसा भी हुई है। राइट्स ग्रुप का दावा है कि अब तक 544 लोगों की मौत हुई है, जिनमें प्रोटेस्टर्स और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। वहीं ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा स्थिति को लेकर बयान देते हुए कहा कि सरकार कि आतंकवादियों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को चलाया है, जिससे गंभीर नुकसान हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।